नमस्कार। मैं प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित अनुवाद की बौद्ध परंपरा विषय पर कक्षा में चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आज हम अनुवाद की बौद्ध परंपरा एवं ग्रीक परंपरा का जो पारस्परिक संबंध है, इसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। अनुवाद एक दूसरे की भावना को, विशेष करके विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले समाज के भावों को समझने में अत्यंत उपयोगी होता है और यह अनुवाद करने की परंपरा हर देश की अलग अलग होती है। अनुवाद की बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध दार्शनिकों से, बौद्ध समाज से संबद्ध जो परंपरा है और ग्रीक देश की जो अनुवाद की परंपरा है, इन दोनों परंपराओं का आपसी संबंध क्या है, किस प्रकार का है, इसको समझने के संदर्भ में इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो इतिहास के वेत्ताओं का यह मानना है कि ईसा पूर्व 4th शताब्दी में गौतम बुद्ध के बाद 2य एवं 3य शताब्दियों में भारत एवं ग्रीस के पारस्परिक संबंध व्यवस्थित रूप में स्थापित हो चुके थे। अलेक्जेंडर विश्व विजय के लिए प्रस्थान कर चुका था। अनेक देशों पर इसने विजय भी प्राप्त कर ली थी। इन परिस्थितियों में अनुवाद के बिना प्रशासन का कार्य भी कथमपि संभव नहीं रहा होगा। यह हम आप अनुवाद की परंपरा के महत्व को समझने वाले आसानी से समझ सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सम्मिलित थे, अलेक्जेंडर का अनेक स्थानों पर प्रतिरोध हुआ, फलस्वरूप युद्ध हुआ। कई क्षेत्रों में उसका विजय के उपरांत प्रशासन भी संस्थापित हुआ। इन प्रदेशों में अलेक्जेंडर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस ने शासन भी किया और ऐसी प्रसिद्धि है कि बाद में सेक्युलस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाह संबंध भी संपन्न हुए। दोनों राजाओं में एक प्रकार की संधि हुई, जिसके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को शासन के लिए विस्तृत भूभाग भी प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रशासन की दृष्टि से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को चुना। ग्रीस का राजदूत मेगस्थनीज नियुक्त था और इसने स्वयं द्वारा लिखित इंडिका नाम के ग्रंथ में तत्कालीन अपने अनुभवों को लिपिबद्ध भी किया है। यहाँ प्राप्त विवरण से हम अनुमान कर सकते हैं कि उस काल में अनुवाद का कार्य प्रचुर मात्रा में हुआ होगा। मेगस्थनीज ने जो भी समाज एवं व्यवस्था से संबद्ध विवरण प्राप्त किया होगा, वह तत्कालीन प्रमुख भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत और उस समय की समाज द्वारा प्रयुक्त स्थानीय बोलियों
एवं भाषाओं से सुलभ हुआ होगा। यहाँ हम आपको यह समझ लेना चाहिए कि न केवल भारत की अपितु समूचे विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत का विशिष्ट स्थान है। संस्कृत को देवताओं की भाषा भी कहा गया है। संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत का स्वरूप और माधुर्य विश्व प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कादंबरी जैसे अनेक ग्रंथ विशिष्ट कवियों के द्वारा संस्कृत में लिखे गए हैं और इन ग्रंथों में पाली और प्राकृत लोक भाषा के रूप में, जनसामान्य की भाषा के रूप में उपलब्ध होती है। इसीलिए मेगस्थनीज ने संस्कृत, पाली और प्राकृत में जो भारत में प्रयुक्त भाषाएं थीं, जो भी साहित्य उपलब्ध था, उस साहित्य को व्यवस्थित रूप से समझकर लिपिबद्ध करने का सफल प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन काल में किन अनुवादकों का सहयोग लेकर प्रशासनिक कार्य संपन्न करता था, यद्यपि इसका विवरण विस्तार से उपलब्ध नहीं है, पर यह भली भांति समझा जा सकता है कि प्राचीन गांधार, अफगानिस्तान आदि स्थानों से आरंभ कर सुदूरवर्ती दक्षिण के कर्नाटक इत्यादि स्थान उनके साम्राज्य के भाग थे, जहां अनेक प्रकार की बोलियां तथा भाषाएं बोली जाती थीं। यह विश्व प्रसिद्ध है कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की। यह ग्रंथ राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रशासन शास्त्र आदि कई विषयों से संबद्ध था। परंतु आज जो अर्थशास्त्र प्राप्त हो रहा है वह मौर्यकालीन नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि चाणक्य के नाम पर किन्हीं अन्य विद्वानों ने बाद की शताब्दियों में इस ग्रंथ का प्रणयन किया। कुछ चिंतकों का यह भी मानना है कि अर्थशास्त्र का अनुवाद ग्रीक भाषा में भी संपन्न हुआ था, पर इस तथ्य की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। बौद्ध परंपरा की तरह ही हमारे देश में जैन परंपरा भी प्रतिष्ठित है और इस परंपरा से हमें विज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि बन गए थे तथा दक्षिण के कर्नाटक में रहने लगे थे। दक्षिण में उत्तर भारतीय मौर्य का दैनंदिन व्यवहार अनुवाद या दुभाषियों पर ही आश्रित रहा होगा। यह अनुमान हम आप अनायास ही लगा सकते हैं। अनुवाद की बौद्ध परंपरा और बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में अवदान, यह विचारणीय विषय हम सबके लिए है। बौद्ध धर्म का विश्व स्तर पर जो प्रचार प्रसार हुआ, उसमें अनुवाद की जो बौद्ध संप्रदाय से संबद्ध परंपरा है, उस परंपरा को हम अनदेखा नहीं कर सकते। सम्राट अशोक का कार्य
भारत के प्राचीन इतिहास की दृष्टि से अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक क्षेत्र जितना विशाल था, सम्राट अशोक ने उसे आगे और भी बढ़ाया। बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के मन में अप्रतिम लगाव था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म के प्रसार की दृष्टि से अनुवाद कार्य का पर्याप्त विकास सम्राट अशोक के काल में हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में बौद्धों की तीसरी संगीति, यहाँ संगीति शब्द का अर्थ एक प्रकार का महासम्मेलन होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु एकत्र होकर बुद्ध वचनों का पाठ करते हैं और उस पाठ पर निर्णय लेते हैं। वह बौद्ध भिक्षुओं की तीसरी संगीति राजधानी पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इस संगीति में जो विचार विमर्श हुए वे पाली भाषा में हुए, यह बौद्ध स्रोतों से विज्ञात होता है। पर सूक्ष्मता से जब हम परीक्षण करने लगते हैं तो यह सिद्ध होता है कि इस महासम्मेलन में पाली विचार विमर्श की भाषा तो थी ही, इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं का भी पूरा सहयोग लिया गया था तथा इस कार्य के संपादनार्थ अनेक अनुवादकों को लगाया गया था। भदंत महादेव जो सम्राट अशोक के समकालीन थे और संगीत में किन्हीं कारणों से सम्मिलित नहीं हो सके थे, इनके माध्यम से ज्ञात होता है कि विचार विमर्श के प्रमुख स्रोतों में मुख्य संस्कृत भाषा थी। इसी संगीत में अनेक देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को भेजने का निर्णय भी लिया गया था। इन देशों में यवनों, गांधार, कश्मीर और उत्तर के हिमालय के क्षेत्रों में भारत के पश्चिमी भाग, अपरांतक, दक्षिणी भाग, वनवासी और मैसूर तथा सुदूर दक्षिण के देश श्रीलंका और सुवर्ण भूमि जो अब मलय सुमात्रा के रूप में प्रसिद्ध है, में प्रचुर मात्रा में प्रचारकों को भेजने का निर्णय भी लिया गया था। यह सूचना अशोक के 13वें शिलालेख से और सुनिश्चित हो जाती है। इस शिलालेख में वर्णित है कि उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य या सीमावर्ती लोगों में अपितु सुदूर देशवर्ती सीरिया के राजा अंतिओक द्वितीय तथा इससे भी आगे के 4 अन्य राजाओं के राज्यों अर्थात इजिप्ट के टोलेमी तुरामेय, मैकेडोनिया के एनईगोनोस अंतकिन, अपिरस उत्तरी ग्रीस का एक प्राचीन जिला के अलेक्जेंडर, अलेक्सुंदर और उत्तरी अफ्रीका में सिरेनिया के मगस तक धर्म प्रचार का सफल प्रयास किया। उसने यवनों, कंबोजों, पांड्यों, चोलों, आंध्रों, पुलिंदों, सिंहलों इत्यादि का भी इस संबंध में वर्णन किया है। अशोक के दूसरे शिलालेख में यह बताया गया है कि इन सभी देशों में अशोक ने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल खोले। सभी प्राणियों के हित और भलाई के लिए
कुएं एवं तालाबों का निर्माण कराया, वृक्ष और औषधीय पादप लगवाए। इस संदर्भ में अनुमान लगाया जा सकता है कि इन कार्यों को सफल बनाने वाले राज्य कर्मचारी वहाँ की भाषा एवं बोलियों से सुपरिचित रहे होंगे या अनुवादकों तथा दुभाषियों के सहयोग से यह विलक्षण धर्म प्रचार का कार्य संभव हो पाया होगा। इस प्रकरण में योन धम्म रक्षित नाम के यवन भिक्षु का भी उल्लेख करना अवश्य उपयुक्त होगा, जिन्हें धर्म प्रचार के लिए अपरांत तक भेजा गया था। अनुवाद की एक आप्त श्रीलंका देश से संबद्ध भी बौद्ध परंपरा है। सम्राट अशोक के सुपुत्र या कुछ स्रोतों के अनुसार भ्राता महिंद गौतम बुद्ध के धर्म को लंका ले जाने वाले माने जाते हैं। इनके साथ जाने वाले 4 दूसरे बौद्ध भिक्षु इट्टिखय, उत्तिय, संबल एवं भद्रसाल मूलतः उड़ीसा प्रदेश के वासी थे। विद्वानों की मान्यता के अनुसार उड़ीसा एवं श्रीलंका के पारस्परिक संबंध अति प्राचीन काल से रहे हैं और महिंद के सहयोगी ये संभवतः श्रीलंका की भाषा एवं बोलियों से भली भांति परिचित रहे होंगे। यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि अनुवादकों की सहायता के बिना हम किन्हीं 2 देशों के मध्य मधुर संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये लोग इस तथ्य से सुपरिचित थे, किसी नूतन स्थान पर जाकर यदि धर्म प्रचार करना है तो वहाँ की भाषा के ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। इन लोगों ने वहाँ धर्म प्रचार सविधि किया, साथ ही संघ की स्थापना भी की, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रविष्ट होकर पाली भाषा में संकलित त्रिपिटक का अध्ययन एवं अध्यापन का पवित्र कार्य किया। इस कार्य के लिए भी उन लोगों को अनुवादकों की अवश्य आवश्यकता पड़ी होगी। यहाँ इस तथ्य को समझना भी अत्यंत अनिवार्य है कि उन लोगों ने बौद्ध धर्म का पाठ अपनी स्थानीय भाषा या बोली में सीखने के अतिरिक्त उसे पाली भाषा में ग्रहण किया। तत्कालीन लिखी गई अनेक अट्ठकथाएँ इस तथ्य को उजागर करने में प्रमाण हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार विश्व में हुआ। यहाँ यह भी अत्यंत स्पष्ट है कि इनका अधिकतर कार्य थेरवाद बौद्ध संप्रदाय से ही संबद्ध रहा होगा, क्योंकि अशोक के संबंध में उपलब्ध स्रोत प्रायः थेरवादी ही हैं। परंतु इससे यह अनुमान करना कि अशोक ने मात्र थेरवाद को प्रश्रय दिया समुचित नहीं होगा। सर्वास्तिवादी स्रोतों से यह विज्ञात होता है कि अशोक का लगाव उनकी ओर भी अवश्य था। यह प्रसिद्धि है कि उनके धर्मगुरु भदंत उपगुप्त सर्वास्तिवादी थे। सर्वास्तिवाद की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बाद की शताब्दियों में जहाँ थेरवाद बौद्ध संप्रदाय दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्रचलित हुआ, वहीं सर्वास्तिवाद भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों एवं मध्य एशिया में प्रसिद्ध हुआ।
यह महत्वपूर्ण कार्य दोनों तरफ से अशोक के काल में ही प्रारंभ हो चुका था। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि अशोक के कार्यकाल में केवल थेरवादी सिद्धांतों का ही प्रचार प्रसार नहीं हुआ, अपितु सर्वास्तिवादी जो संप्रदाय था उसका भी पर्याप्त प्रचार प्रसार किया गया। आज की कक्षा को यहीं हम पूर्ण करते हैं और अगली कक्षा में इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।